गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन की फर्स्ट क्लास है। एक्चुअल में मैं आपको जो पढ़ाऊंगा, हमारी जो 11th की अकाउंट की क्लास चल रही है वो दो फेसेस में मैं चलाऊंगा। दो फेसेस से मीन्स है कि एक साइड मैं आपको थ्योरी भी समझाऊंगा, थ्योरी पोर्शन, और दूसरा मैं प्रैक्टिकल पोर्शन। ठीक है, तो कुछ चैप्टर साथ में लेके चलेंगे हम। ये आपका प्रैक्टिकल चैप्टर है अकाउंटिंग इक्वेशन, और एक थ्योरी का है जो मैं अभी आपको जैसे 2 दिन से थ्योरी समझा रहा हूँ वैसे इसका भी थोड़ा थोड़ा थ्योरी लेंगे और थोड़ा आपका प्रैक्टिकल पोर्शन होगा। तो आज आपके प्रैक्टिकल में फर्स्ट चैप्टर है अकाउंटिंग इक्वेशन। एक्चुअल में अकाउंटिंग इक्वेशन होता क्या है उसके बारे में हम समझ लें तो देखेंगे इसकी डेफिनेशन क्या है। द फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन इज कॉल्ड द बैलेंस शीट इक्वेशन। इसको हम अकाउंटिंग इक्वेशन को बैलेंस शीट इक्वेशन भी कहते हैं। ठीक है, फिर रिप्रेजेंट दैट रिलेशनशिप बिटवीन द असेट एंड लायबिलिटीज। जो अकाउंटिंग इक्वेशन है वो किस चीज में, असेट और लायबिलिटीज में रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है। असेट क्या कहलाती हैं, लायबिलिटीज क्या कहलाती हैं, वो हम आपको लास्ट वीडियो में कंफर्म कर चुके हैं। मतलब फर्स्ट वीडियो में हमने आपको बताया था, सेकंड में हमने आपके लिए रिवीजन भी कराया था। ठीक है, फिर इट इज द फाउंडेशन फॉर द डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। जो ये डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम लिखा है, यहां देखेंगे आप, डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। ये जो डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, ऐसा मेरा मानना है कि जो व्यक्ति इस डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम को, डबल एंट्री जो आपका सिस्टम है, इसको समझ लेता है और उससे अच्छे से बनता है तो वो अकाउंट का बहुत लगभग 50% पोर्शन आराम से सॉल्व कर सकता है। ठीक है, मतलब उसको समझने में दिक्कत नहीं जाएगी वो 50% पोर्शन में। तो इसमें देखो मैंने क्या बोला, वो उसका क्या फंडामेंटल है अकाउंटिंग इक्वेशन, डबल एंट्री सिस्टम बुक कीपिंग का। अकाउंटिंग इक्वेशन स्टेट दैट द टोटल ऑफ असेट विल ऑलवेज बी इक्वल टू द टोटल ऑफ कैपिटल एंड लायबिलिटीज। जो अकाउंटिंग इक्वेशन है वो क्या बताता है कि जो आपकी टोटल असेट हैं वो किसके इक्वल होती हैं, कैपिटल एंड लायबिलिटीज। मतलब सिर्फ असेट किसके इक्वल होंगी, कैपिटल और लायबिलिटीज के। एक्चुअल में इक्वेशन क्या होते हैं, जैसे आपने 11th क्लास में लिखा हुआ, 10th क्लास में आप पढ़ के आए हुए कि x प्लस वाई इक्वल टू 2, ऐसा पढ़ा हुआ है। ये क्या है, एक इक्वेशन है ऐसा। तो ऐसे ही हम कॉमर्स में भी एक इक्वेशन पढ़ेंगे। तो उसका इक्वेशन क्या है एक्चुअल में, a इक्वल टू सी प्लस एल, ये है आपका इक्वेशन। a इक्वल टू सी प्लस एल। a मीन्स क्या होता है, तो a स्टैंड फॉर असेट्स, a स्टैंड फॉर असेट्स, c स्टैंड फॉर कैपिटल, एंड l आप समझ गए होंगे, l स्टैंड फॉर लायबिलिटीज। ये होता है। ठीक है, तो हमने आपको असेट समझा दी हैं क्या होती हैं, आपको कैपिटल भी समझा चुके हैं, लायबिलिटीज भी हम आपको बता चुके हैं। धीरे धीरे और हम इसके अंदर असेट्स के भी टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ असेट, लायबिलिटीज के भी टाइप्स होते हैं ना, कैपिटल के भी दी, तो हम इसके अंदर धीरे धीरे आपको समझाते जाएंगे थ्योरी में। अभी हम इसको देखते हैं सब। ठीक है, तो ये आपकी डेफिनेशन थी अकाउंटिंग इक्वेशन की। आगे हम देखते हैं, अब अकाउंटिंग इक्वेशन में हमने आपको असेट, लायबिलिटीज, परचेज, सेल्स, स्टॉक, इन चीज़ों की इंफॉर्मेशन दी, ड्राइंग्स, कैपिटल, है ना। आज हम दो चीज़ और देखते हैं, एक आप देखेंगे डेटर और एक देखेंगे क्रेडिटर्स। डेटर्स क्या होते हैं, द डेटर इज अ पर्सन और एंटिटी डेट ओप्स, ओप्स हमने आपको बताया था उधार लेना, ओप्स मनी, गुड्स एंड सर्विसेज, सर्विस टू अदर पर्सन। डेटर क्या होता है, ऐसा व्यक्ति या एंटिटी जो कि किसी व्यक्ति से पैसा या गुड्स या सर्विस उधार लेता है। ठीक, अब जैसे एक पर्सन है, ठीक है, इसने एक दूसरे पर्सन, इसका हम नाम दे देते हैं, इसको दे देते हैं ए, इसको क्या दे देते हैं बी। तो ए ने बी के लिए 2000 का गुड्स क्रेडिट सेल किया है। ठीक है, कितने का सेल किया है गुड्स, 2000 का क्रेडिट सेल किया है। ये सेल है, क्रेडिट सेल है उधार में। तो ये जो व्यक्ति बी है, ठीक है, ये हमारा डेटर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, डेटर।
क्रेडिट में सेल किया है, उसने बी ने हमें पैसा दिया नहीं है, लेकिन आज नहीं तो कल हमें पैसा देगा बी, ठीक है। तो इसलिए बी जो है वो बिजनेस की असेट्स होती है, बी बिजनेस की क्या होगी, असेट, मतलब जो डेटर हैं वो बिजनेस के क्या होंगे, असेट होंगे। क्लियर होगा आपको ये चीज। तो अभी मैंने आपको क्या बताया, डेटर। अब हम क्या देखेंगे, क्रेडिटर्स क्या है। तो क्रेडिटर्स are the person or institution who have provided loan or supplied goods on credit to other person। ऐसा व्यक्ति जो दूसरे, ऐसा व्यक्ति या इंस्टीट्यूशन जो दूसरे व्यक्तियों को क्या प्रोवाइड करता है, गुड्स या क्रेडिट, ठीक है, उधार देता है पैसा, वो क्या कहलाता है, क्रेडिटर्स। जैसे यहीं पे हम एक क्या लेते हैं, एक ये एक्स है मान लेते हैं और ये वाई है, ठीक है। तो एक्स ने वाई से, है ना, क्या किया है, परचेज किया है। एक्स ने वाई से क्या परचेज किया है, गुड्स परचेज किया, और कैसा, क्रेडिट, मतलब कि गुड्स ले लिया, पैसा नहीं दिया है। तो जो एक्स है, जो एक्स है वो क्या बन जाएगा, मतलब जो यहाँ पर, सॉरी अपन इसको चेंज कर देते हैं, y की बात कर रहे हैं, है ना। तो जो y है, ठीक है, हम y की बात कर रहे हैं क्योंकि हम बिजनेसमैन हैं x। तो जो y है ना, हमारे लिए मतलब x के लिए क्या होगा, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स होगा। हम जिससे उधार गुड्स परचेज करते हैं वो क्रेडिटर्स कहलाता है, ठीक है। और क्रेडिटर्स जो होती हैं वो लायबिलिटीज हैं। एक्स की लायबिलिटीज है ना कि वाई को पैसा देना, पे करना है। मान लेते हैं 5000 का गुड्स परचेज किया, तो वाई को कितना पे करना है, 5000। तो आप समझ गए ना क्रेडिटर्स क्या कहलाते हैं और डेटर्स। ये हम इसलिए बता रहे हैं कि जो हम आपको अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर पढ़ाने वाले हैं वो वहां पर हम इनका यूज करेंगे, ठीक है। जितनी भी चीजें हमने आपको बताई वो सब वहां पर यूज होंगी। अब हम यहाँ पर देखें, एक चीज आपको क्लियर कर दें, अकाउंटिंग इक्वेशन जब हम यहाँ करेंगे, ठीक है, तो आपको बताना सिर्फ इस चैप्टर में, किस में, अकाउंटिंग इक्वेशन की बात कर रहे हैं हम, इस चैप्टर की बात कर रहे हैं। तो यदि सेल और परचेस है तो सेल और परचेस को अकाउंटिंग इक्वेशन में स्टॉक के थ्रू हम डिनोट करते हैं। कौन इंडिकेट करेगा, स्टॉक। इसका मीनिंग ये है कि यदि हम सेल करते हैं तो आपका स्टॉक जो है वो डिक्रीज होगा, है ना। बियर हाउस में जो आपका गुड्स रखा हुआ है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज, स्टॉक सेल करने से। और यदि हम परचेज करते हैं तो स्टॉक आपका क्या होगा, इंक्रीज, ठीक। जैसे आपके पास एग्जांपल हम यहाँ दे देते हैं, ये आपका गोदाम है, यहाँ पर कुछ कमोडिटी रखी हुई है, ठीक, मान लेते 1 2 3 4 5 6 है। यदि हम सेल करेंगे, मान लीजिए 2 सेल किया, तो स्टॉक आपका क्या होगा, माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा, 6 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 4। और यदि हम परचेज करते हैं तो वो क्या होगा, गोदाम के अंदर आता है। जैसे हमने 5 परचेज किया, अभी कितने थे, 6, 5 और प्लस कर दिए हमने, तो कितना हो जाएगा, 5 प्लस 6 पहले से थे, तो टोटल कितना होगा, 11। इसका मीनिंग ये है कि जब हम परचेज करते हैं तो स्टॉक क्या होता है, इंक्रीज गोदाम का, ठीक है। और जब हम सेल करते हैं तो स्टॉक क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो परचेज और सेल से स्टॉक अफेक्टेड होता है, ये चीज आपको याद रखना है। मतलब जहां पर परचेज दिया हो और स्टॉक सेल दिया हो वहां पर हम स्टॉक लिखेंगे, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, ये हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब आते हैं हम यहाँ पर क्वेश्चन पर। तो ये आपका एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है अकाउंटिंग इक्वेशन का, और पेज नंबर हम आपको बता देते हैं कितने पेज पर दिया हुआ है। यदि आपके पास बुक्स है तो ये आपका पेज नंबर है 64। ये पेज नंबर कितना, पेज 64 पर गिवन है, ठीक है, देखेंगे आप। तो ये क्या लिखा, प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। इनके बेस पर हमें अकाउंटिंग इक्वेशन प्रिपेयर करना है। तो डबल एंट्री सिस्टम एक रूल्स है ना, वो क्या बताता है कि जितने भी बिजनेस ट्रांजैक्शन हैं वो मिनिमम 2 चीजों को अफेक्टेड करते हैं। कितनी चीजों को अफेक्टेड करेंगे, मिनिमम 2। मोर देन 2 हो सकता है लेकिन लेस देन 2 कभी भी नहीं होगा, ठीक है।
तो हमें क्या बताना है, ये जितने हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर, ये सभी बिजनेस ट्रांजेक्शन है। देखो क्या लिखा, हर्षा स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। तो हमने क्या बताया था, बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या बताए थे, जो बिजनेस की असेट और लायबिलिटीज में चेंजेस कर देते हैं, जो भी ट्रांजेक्शन वो बिजनेस ट्रांजेक्शन कहलाते हैं। तो ये सब बिजनेस ट्रांजेक्शन है। हमें इन सभी ट्रांजेक्शन में सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, ये आपका रफ वर्क है। ये क्या आपका रफ वर्क, ये आपका रफ वर्क है, ठीक है। हम रफ वर्क करते हैं। रफ वर्क में हमें क्या करना है कि जो बिजनेस ट्रांजेक्शन है इनसे हमें निकालना है कि क्या क्या चीजें अफेक्टेड हुई हैं। जैसे फॉर एग्जांपल क्या लिखा है, फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या लिखा है, हर्षा स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। तो यहां पर कैश आपको मालूम है, तो यहां हम लिखेंगे कैश। कैश असेट होती है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है, क्योंकि कैश के बगैर बिजनेस चल ही नहीं पाएगा। दूसरा, जो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो हम पैसा इंट्रोड्यूस करते हैं, कैश इंट्रोड्यूस करते हैं, वो कैपिटल कहलाती है। ये हमने आपको डेफिनेशन में बताया हुआ। तो दूसरी चीज यहां पर क्या आएगी, कैपिटल। तो यहां पर हम अकाउंट निकालेंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे, उन अकाउंट को फाइंड आउट कर लेंगे जो चीजें इनसे अफेक्टेड होती हैं इस ट्रांजेक्शन से, ठीक है। तो पहले ट्रांजेक्शन से कितनी चीजें अफेक्टेड हो रही हैं, 2। एक तो कैश और सेकंड क्या है, कैपिटल। क्लियर हुआ। सेकंड पॉइंट देखेंगे हम, ये रफ वर्क है। सबसे पहले हमें रफ वर्क करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, उसके बाद हम फेयर कर पाएंगे, ठीक है। ये आपके लिए है। तो देखो क्या है, परचेज गुड्स फ्रॉम नमन फॉर कैश। देखो हमने गुड्स परचेज किया है, कैसा परचेज किया, कैश में। तो यहां पर फिर से क्या आएगा, एक तो आएगा कैश, ठीक है। दूसरा, हमने आपको क्या बताया था, जब भी हम परचेज करते हैं या सेल करते हैं तो वहां पर हम क्या लिखते हैं, उसकी जगह पर स्टॉक। क्या यूज होगा, स्टॉक, क्योंकि या तो स्टॉक इंक्रीज हो गया डिक्रीज। परचेज करेंगे तो स्टॉक इंक्रीज, सेल करेंगे तो स्टॉक डिक्रीज। तो क्या आएगा यहां पर, परचेज, स्टॉक और कैश। नमन एक पर्सन है, ये भी आना चाहिए, लेकिन यहां पर नमन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि कैश ट्रांजेक्शन, जैसे फॉर एग्जांपल हमारी शॉप पर, ठीक है, ये हमारी शॉप है मान लेते हैं, कोई पर्सन गुड्स परचेज करने आया और उसने हमें 100 रुपीज दे दिए, ठीक है, 100 रुपीज दी, गुड्स परचेज करके चला गया। तो क्या हम इसको रोक के इससे इसका नाम पूछेंगे कि भाई आपका नाम बता दो क्या है, लिख लें रजिस्टर में, अपने रजिस्टर में नोट कर लें? ऐसा नहीं कहेंगे। क्यों, क्योंकि उसने हमें पैसा दिया और हमने उसको गुड्स दे दिया, बात खत्म, क्लियर। लेकिन यदि ये व्यक्ति आपसे गुड्स परचेज करता है, पैसा नहीं देता है, वो जाएगा, तो फिर हम उससे क्या बोलेंगे कि भाई अपना नाम तो बता दो, आपका नाम क्या, लिख लें, जिससे हम बाद में आपसे मांग लेंगे कि भाई ये मोहन है, ये कौन है, मोहन है, कि हमें आपसे पैसा लेना है। तो ये पता तो होना चाहिए रजिस्टर में। तो कैश ट्रांजेक्शन, यदि हम कैश परचेज करते हैं, कैश सेल करते हैं, तो वहां पर नेम ऑफ द पर्सन को हम यूज नहीं करते, ठीक है, वहां वो अफेक्टेड नहीं होगा। तो परचेज के लिए क्या आएगा, स्टॉक, और कैश परचेज किया है तो क्या आएगा, कैश। दो चीजें यहां पर होंगी। मिनिमम 2 अफेक्टेड होंगी, मोर देन 2 भी हो सकती है, लेकिन लेस देन 2 कभी नहीं होंगी। थर्ड पॉइंट, गुड्स सोल्ड टू भानु कॉस्टिंग 10,000 और सेल कितने में किया, 12,000, ठीक है। 10 का गुड्स 12 में सेल किया उनने। तो यहां पर देखो गुड्स सोल्ड टू भानु, यहां इस क्वेश्चन में कहीं भी नहीं लिखा है कि भानु को हमने कैश में सेल किया है। जब किसी पर्सन का नेम गिवन हो और कैश वर्ड ना हो, मतलब ट्रांजेक्शन क्रेडिट कहलाता है, ये ध्यान रखना आपको। तो ये कैसा ट्रांजेक्शन है, क्रेडिट। तो यहां पर हम लिखेंगे, एक तो आपका आ जाएगा सेल करने के लिए हम क्या लिखते हैं, स्टॉक। परचेज और सेल के लिए क्या लिखते हैं, स्टॉक। और क्रेडिट सेल किया, जब हम किसी पर्सन को क्रेडिट सेल करते हैं तो वो व्यक्ति कहलाता है डेटर। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, डेटर्स, ठीक है, डेटर अकाउंट आएगा और स्टॉक आएगा। भानु ही डेटर है, हम उसका नाम नहीं लिखेंगे, उसकी जगह पे क्या लिखेंगे, डेटर, मतलब हमने भानु को लिख लिया। यहां पर क्या आएगा, स्टॉक और डेटर। फोर्थ पॉइंट, वॉट फर्नीचर ऑन क्रेडिट, ठीक है, हमने क्रेडिट में फर्नीचर खरीदा, वॉट मीन्स खरीदना कहलाता है, सेकेंड फॉर्म है परचेज का। तो यहां पर एक और चीज आपके लिए न्यू मिली यहां कि जब हम गुड्स परचेज करते हैं तब स्टॉक लिखेंगे, जब हम गुड्स सेल करते हैं तब स्टॉक लिखते हैं। लेकिन जब कोई असेट परचेज करते हैं या असेट सेल करते हैं तो वहां पर हम नेम ऑफ द असेट लिखते हैं। तो यहां पर स्टॉक नहीं आएगा, फर्नीचर आएगा। असेट का नाम क्या है, फर्नीचर। तो एक तो आएगा फर्नीचर, ठीक है, और दूसरा
क्रेडिट परचेज किया हमने, तो जिस व्यक्ति से हम क्रेडिट परचेज करते हैं वो क्या कहलाता है? क्रेडिटर्स। तो यहां लिखेंगे हम क्रेडिटर्स। ठीक, ये हो गए आपके क्रेडिटर्स। अब डेटर्स है, क्रेडिटर्स है। अब देखेंगे यहां पर कैश क्या होता है? असेट, हमने ए लिख दिया। कैपिटल क्या होता है? लायबिलिटीज। ठीक है, अभी हम आपको बताएंगे कैपिटल क्या होता है, लायबिलिटीज है। आपको ये ध्यान रखना, क्योंकि हमने ये देखो आपका इसको हम थ्योरी में आपको समझाएंगे कैपिटल के लिए ना। अभी आप ये समझेंगे लायबिलिटी। देखो ये हमने बताया था ना, असेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, तो इसको हम लायबिलिटी साइड लिखते हैं। तो यहाँ पर कैश असेट हम इसको लिख चुके हैं, दोबारा नहीं लिखेंगे। स्टॉक असेट होता है, ठीक है, गोदाम में आपके पास गुड्स रखा है, स्टॉक हो गया कंप्लीट। डेटर असेट होता है, ये भी हमने आपको बताया था अभी। फर्नीचर असेट है और क्रेडिटर्स लायबिलिटीज होता है। ठीक, तो ये इतनी चीजें आपके पास असेट और लायबिलिटीज हैं। अब करेंगे हम क्वेश्चन, तो यहां पर हम लेते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले हम फॉर्मेट बनाएंगे। देखो यहां पर हेडिंग डालेंगे हम अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन, ये हेडिंग है आपकी। ठीक है, यहां लिखेंगे हम पर्टिकुलर, ये आपका पर्टिकुलर है। यहां पर हम लिखेंगे इक्वेशन। इक्वेशन क्या होता है? असेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। ठीक है, असेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। अब हम असेट्स के नाम लिखेंगे, कौन कौन सी असेट्स हैं देखो आप। तो क्या है? कैश, एक असेट को एक ही बार लिखना है ना, तो कैश प्लस दूसरी असेट क्या है? देखो एक कैश हो गया, स्टॉक, स्टॉक लिखेंगे हम, प्लस थर्ड असेट क्या है आपके? थर्ड देखेंगे, स्टॉक हो चुका है, थर्ड क्या है आपका? देखो हमने पहले क्या लिखा? कैश लिखा है यहाँ पर, फिर यहाँ स्टॉक लिखा, और थर्ड क्या है आपका? डेटर। तो डेटर लिखेंगे हम यहाँ, प्लस एक और असेट है फर्नीचर, तो फर्नीचर लिखेंगे हम। इक्वल कैपिटल प्लस क्रेडिटर्स। लायबिलिटीज क्या है आपका? क्रेडिटर्स। ये पूरा ऐसा क्लोज करेंगे आप। चल, तो अब देखते हैं हम क्वेश्चन। अब हमें क्वेश्चन देखना है, क्या है क्वेश्चन देखेंगे। क्या लिखा? हर्षा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो यहां पर हम देखेंगे क्या लिखेंगे, इसमें पर्टिकुलर में हम लिखेंगे नंबर 1 और यहां लिखेंगे बिजनेस स्टार्ट, बिजनेस स्टार्ट। शॉर्ट में लिखते हैं, यहां पर पूरा क्वेश्चन नहीं लिखना आपको, शॉर्ट में लिखेंगे। क्या कर रहे हैं हम? बिजनेस स्टार्ट। कितने से स्टार्ट किया? देखो 2 लाख रुपीज। तो इससे क्या होगा, जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं वो मिनिमम 2 चीजों को अफेक्टेड करते हैं। ठीक है, दोनों असेट में भी हो सकता है, दोनों लायबिलिटीज में भी ट्रांजेक्शन हो सकते हैं। तो हमने बिजनेस स्टार्ट किया 2 लाख से, तो इससे क्या होगा, हमारे बिजनेस में कैश आ जाएगा 2 लाख रुपीज। क्या आएगा? कैश। तो हम यहां लिख देंगे 2 लाख। और जो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हम पैसा इंट्रोड्यूस करते हैं उसको क्या कहते हैं? कैपिटल। तो यहां पर कैपिटल आ जाएगी 2 लाख की। हो गया, ये आपका फर्स्ट ट्रांजेक्शन कंप्लीट है। ठीक है, अभी हम कुछ नहीं करेंगे, अभी कुछ नहीं किया जाएगा। अब सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे। ये फर्स्ट इतना ही होना है, पहले हमने कैश में लिखा 2 लाख,
बिजनेस में कैश आ गया, और जो कैश हमने इंट्रोड्यूस किया वो कैपिटल है। सेकंड देखेंगे ट्रांजेक्शन, परचेज गुड्स फ्रॉम नमन फॉर कैश, कैश में परचेज किया हमने गुड्स 40,000 का। तो अब देखेंगे हम यहाँ लिखेंगे पर्टिकुलर में क्या लिखेंगे, कैश परचेज, कैश परचेज, ठीक है। 40,000 का हमने गुड्स परचेज किया कैश में, तो क्या होगा, आपकी बिजनेस से कैश कम हो जाएगा, डिक्रीज होगा, तो कैश में से हम माइनस कर देंगे, ठीक है। और हमने गुड्स परचेज किया है तो आपका स्टॉक इंक्रीज होगा, हम स्टॉक में क्या कर देंगे, प्लस 40,000। स्टॉक के नीचे हम क्या लिखेंगे, देखो ये स्टॉक है, जिसके नीचे हमने क्या कर दिया, प्लस। एक कैश था, कैश में से हमने क्या कर दिया, माइनस। तो अब क्या होगा ये देखते हैं हम, यहां से लाइन क्लोज करेंगे, इतना क्लोज। 2 लाख में से 40,000 कैश माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 1,60,000 प्लस स्टॉक में हम प्लस करेंगे 40,000 तो कितना आ जाएगा, 40,000 प्लस डेटर क्या है, कुछ नहीं है तो जीरो लिख देंगे। फर्नीचर क्या है, यहां भी कुछ नहीं है तो क्या लिखेंगे, जीरो, इक्वल टू कैपिटल कितना है, 2 लाख, और क्रेडिटर्स क्या है, जीरो, कुछ नहीं है तो जीरो। इसको हम बोलेंगे न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन है, ठीक है। अब लिखेंगे हम थर्ड वाला इक्वेशन। अब हमारी ये वाली कंडीशन हो गई, हमारे बिजनेस में कैश कितना 160, स्टॉक 40,000 का, और कैपिटल 2 लाख की। अब थर्ड ट्रांजेक्शन क्या कहता है वो देखेंगे, सोल्ड गुड्स टू भानु कॉस्टिंग 10,000 और 12,000 में सेल किया है, ठीक है। तो हम लिखेंगे क्रेडिट सेल, कैसा ट्रांजेक्शन है, क्रेडिट, क्योंकि भानु ने पैसा तो दिया नहीं है, तो हम यहाँ लिखेंगे क्रेडिट सेल, क्रेडिट सेल। हमने आपको बताया कि जब हम गुड्स सेल करते हैं तो स्टॉक क्या होता है, डिक्रीज, और स्टॉक में से हमेशा कॉस्ट को माइनस करते हैं। क्या, किस चीज से डिक्रीज होता है स्टॉक, कॉस्ट से। देखो इसकी कॉस्ट कितनी थी, 10,000, तो जो हम स्टॉक डिक्रीज करेंगे उसमें से कितना डिक्रीज करेंगे, 10,000 रुपीज, एक चीज। दूसरा, 10,000 का गुड्स आपने 12 में सोल्ड किया है, तो भानु से पैसा कितना लेना है, 12,000, तो आपके डेटर में हम प्लस करेंगे 12,000, मतलब हमें भानु से कितना, डेटर से कितना लेना है, 12, क्योंकि भानु डेटर है। एक और चीज, 10,000 का गुड्स हमने 12,000 में सोल्ड किया है, तो हमें क्या हो गया, प्रॉफिट। भाई यहाँ पर हमने 12,000 में सोल्ड किया है गुड्स, और उसकी कॉस्ट कितनी थी, 10,000। ये देखो हमें यहाँ कॉर्नर पे बता रहे हैं, तो प्रॉफिट हो गया, हमें कितने का प्रॉफिट हुआ है, 2,000। तो प्रॉफिट से क्या होता है, कैपिटल इंक्रीज, और लॉस से कैपिटल क्या होती है, डिक्रीज। एक्सपेंसेस से कैपिटल डिक्रीज होती है, इनकम से कैपिटल क्या होती है, इंक्रीज। तो यहां पर हम प्लस करेंगे, प्रॉफिट कितना है, 2,000, कैपिटल में हम प्लस करेंगे। तो यहां पर कैश आपका 1,60,000 प्लस स्टॉक 10 माइनस 40,000 में से 10 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 30,000 प्लस डेटर कितना आ गया आपका, अभी जीरो था, 12,000 हम प्लस कर देंगे तो 12,000 प्लस फर्नीचर कितना है, जीरो। यहां पर कैपिटल कितनी है, 2 लाख, इसमें हम प्लस करेंगे 2,000 तो कितना आ जाएगा, 2,02,000, और क्रेडिटर्स क्या है आपकी, जीरो। ये आपका क्या आ गया, न्यू इक्वेशन। हर ट्रांजेक्शन करने के बाद न्यू इक्वेशन बनता है, तो ये न्यू इक्वेशन। चलिए अब देखेंगे हम ट्रांजेक्शन नंबर 4। तो 4 में क्या लिखा है, व्हाट फर्नीचर ऑन क्रेडिट 7,000, हमने 7,000 में क्रेडिट फर्नीचर परचेज किया, तो यहां लिखेंगे फर्नीचर परचेज, फर्नीचर परचेज। तो अब ध्यान देंगे, हमारे बिजनेस में फर्नीचर आएगा तो हम फर्नीचर में प्लस करेंगे, क्योंकि असेट है 7,000, और जिस पर्सन से हमने क्रेडिट परचेज किया उसको हम बोलते हैं क्रेडिटर्स। तो यहाँ पर असेट साइड फर्नीचर इंक्रीज होगा और लाइबिलिटीज में क्रेडिटर्स इंक्रीज होंगे। अब हमें क्रेडिटर्स का पैसा देना है, ये लाइबिलिटीज है, तो क्रेडिटर्स में हम प्लस कर देंगे 7,000। यहाँ पर कैश कितना होगा, 1,60,000, और स्टॉक कितना है 30,000 प्लस
डेटर कितना है आपका 12,000 प्लस फर्नीचर कितना है आपका 7,000 और कैपिटल कितनी है आपकी 2,02,000 प्लस 7,000 क्रेडिटर्स। अब कुछ नहीं, आपके पूरे ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गए, तो अब हम इसको ऐसे क्लोज करेंगे और ये कहलाएगा आपका लास्ट इक्वेशन, क्योंकि इसके बाद कुछ नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे लास्ट इक्वेशन। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन रहा। यदि आपको कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। एक और क्लास इसके बाद में, जब अगली नेक्स्ट आपको लूंगा क्लास, उसके बाद आपको होमवर्क दूंगा मैं प्रैक्टिकल में करने के लिए। तो थैंक यू, बाकी हम कल देखेंगे।